भारत में आप भी कहेंगे मैं हमेशा ऐसी खबरें लेके आता हूं जिन खबरों को ज़्यादातर, अब मैं क्या बताऊं, इतने बुरे हालात हैं और वो हालात आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि वो सब छिपाते हैं। आज मैं आपको भारत की आर्थिक स्थिति का कड़वा सच बताने वाला हूं और वो कड़वा सच कि किस तरह से हमारा देश बेहद खतरनाक मुहाने पर खड़ा है। कभी भी देश की अर्थव्यवस्था लुढ़क सकती है। एक कदम पीछे हैं हम, इसलिए हम सामान्य सा दिखाई दे रहा है, लेकिन हालात गड़बड़ हैं। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि कैसे गोल्ड लोन को लेकर इस देश के बैंक परेशान हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशान इस देश के बैंक हमारी सरकारों को लेकर है। सरकारों के कारण बैंक का पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है और गड़बड़ाने के पीछे 2017 की मोदी सरकार की एक नीति है जिसने पूरे देश को इतने बुरे हाल में लाकर खड़ा कर दिया है। आज हम बात करेंगे उसी नीति की, उसी जीएसटी की, जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को करीब करीब पंगु बना दिया है। और मुझे कभी कभी लगता है कि हम तो अमेरिका का डोनाल्ड, अमेरिका का गोरबाचेव डोनाल्ड ट्रंप को कहा करते थे, यहां मोदी जी भारत के गोरबाचेव साबित होते देख रहे हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं NockingNews.com का यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं बातचीत अभी से। दो 2017 में जब जीएसटी आया तो ये कहा गया कि राज्यों की बहुत ज्यादा कमाई होगी, हर व्यक्ति पे टैक्स लगेगा और टैक्स के नेट से कोई बच नहीं पाएगा, तो बाहर ही बाहर होगी। एक देश एक चुनाव, वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये वन वाला जो शब्द का शौक है मोदी जी को, इसी के चलते वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी 2017 में थोपा गया और थोपने के बीच में भी जो राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे उनको लालच दिया गया। उनको कहा गया कि साल में आपकी जो कमाई है टैक्स से वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, जिसको कहा गया मुआवजा, जीएसटी कंपनसेशन। अगर एक स्तर तक आपकी नहीं बढ़ी कमाई तो सरकार अपनी तरफ से, केंद्र सरकार पैसे देगी। ये व्यवस्था 5 साल के लिए थी और व्यवस्था खत्म हो गई, ये बात आप जानते हैं। पर इसके कारण राज्य कंगाल होते चले गए। अब कंगाली कैसे हुई इसको समझते हैं और इसको समझने से पहले हम राज्यों की हालत समझते हैं। 2016-17 में यानी जीएसटी से पहले राज्यों का जो कुल कर्ज था केवल 41 लाख करोड़ रुपए था और फिस्कल डेफिसिट 2.5% के करीब था, यानी सरकार का घाटा, बजट का घाटा। और अपने टैक्स वगैरह में जो उनकी ग्रोथ होती थी वो 12 से 14% कमाई बढ़ती जाती थी उनकी। मतलब अपना राज्य आराम से वो लोग चला लेते थे जब वैट का जमाना था या सेल टैक्स का जमाना था। फिर आया मोदी जी का जीएसटी वाला कार्यक्रम। जीएसटी पर आया तो कहा गया कि 14% सालाना की कमाई की हम आपको गारंटी देते हैं, जीएसटी कंपनसेशन, आप आ जाओ। आने के बाद 1 जुलाई 17 को जीएसटी लागू हो गया और 5 साल तक लोगों को मुआवजा दिया जाता रहा, यानी 22 तक। तो 22 तक इस पॉलिसी की बुराइयां इसमें ठग गई क्योंकि राज्यों को जो घाटा हो रहा था उसकी भरपाई केंद्र सरकार कर दे रहा था। इसके बाद में एक नई चीज खड़ी हुई और वो है कि जीएसटी का सचमुच का कलेक्शन कितना हुआ। मुआवजे को अगर आप छोड़ दें तो 2018-19 से लेकर 23-24 के बीच का अगर आप औसत निकालें, यानी जीएसटी लागू होने के बाद अगले साल से लेकर 23-24 का, तो राष्ट्रीय जो देश भर के राज्य हैं उनका टोटल एवरेज अगर आप निकाल लो तो 8 से 9% ही ग्रोथ हुई है उनकी। जो 14% का वादा था और 12-13% आराम से 12 से 14% वो ले लेते थे, उनकी ग्रोथ हुई 8 से 9%, यानी राज्यों की कमाई 5 से 6% कम हो गई जीएसटी आने के बाद। अचरज की बात यह है कि टैक्स बढ़ गया, हमारे आपके ऊपर टैक्स बढ़ गया, लेकिन राज्यों की कमाई कम हो गई। राज्यों का जो सालाना असर है वो 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने लग गया जीएसटी के कारण। अब आप सोचिए कि जो पहले कमाते थे, जीएसटी आने के कारण 2 से 3 लाख करोड़ रुपए कम राज्यों के पास में आने लगे। अब राज्य कैसे चले? इस बीच में बीजेपी ने एक और फुंतरू घुमाया। वो फुंतरू था कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे लोगों की जेब में पैसे डालने का। मध्य प्रदेश में जेंडर देख के पैसे डाले गए, महिलाओं को पैसे दिए गए,
लाडली बहना योजना के नाम पे। स्कीम के कागज में लिखा था कि गरीबों को दी जाएगी, हर महिला को वो दिया गया। किसी पार्टी के अंदर अगर ये हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि ये सबको बांटा जा रहा है, महिलाएं नाराज हो जाएंगी, सबको वोट चाहिए। राज्य का घाटा वहां से भी बढ़ता चला गया। कुल मिला के 2020 से 22 के बीच में एक तस्वीर निकल के आई। केंद्र ने राज्यों को 2.7 से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए तक का उधार दिलवाया जीएसटी का शॉर्टफॉल भरने के लिए। यानी हमने जो गड़बड़ कर दिया था मोदी जी ने, उसके कारण राज्य चिल्लाए नहीं, तिलमिलाए नहीं। तो बच्चे के मुंह में जब भूख खाना ना मांगे तो चुसनी दे देते ना, तो चुप हो जाता है। तो मोदी जी ने क्या किया कि 2.7 से 3 लाख करोड़ रुपए का इनको लोन दे दिया। फिर क्या हुआ? कंपनसेशन सेस खत्म हो गया। सेस क्या होता है? टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। और वो टैक्स जीएसटी कंपनसेशन के टाइम नाम पे लोगों के ऊपर लगाया जाता था। राज्यों को कमी पड़े तो एक टैक्स लगा के वो पैसा दे दें। 2022 में 5 साल पूरे हुए, सेस खत्म हो गया। अब टैक्स बढ़ाने की कोई गुंजाइश राज्य के पास नहीं बची। ये वो मोड़ है बातचीत का जहां से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से राज्य कंगाल हुए। राज्यों की कमाई कब हो गई? एक नया टैक्स आया जो पहले से उनको कम कमाई दे रहा था, और उनकी कमाई कम होती चली गई। खर्चे उनके बढ़ गए क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च की। उस पर जाएंगे तो एक वीडियो अलग से हो जाएगा। पहले मैं कई वीडियोस में इसको बता चुका हूं, जिनमें राज्य सरकारों के ऊपर बोझ बढ़ता था। केंद्र की योजना, पैसा राज्य को देना पड़ता है। ऐसी बड़ी संख्या में योजनाएं उन्होंने ऐलान किया। लाडली बहना साहिब की तो योजनाओं को छोड़ ही दीजिए आप, वो पॉलिटिकली केंद्र ने लागू की। वो तो यहां से अमित शाह प्लान करते थे, ऐसे ही ऐलान कर दो, वो तो पॉलिटिकल है। लेकिन ऑफिशियल भी बहुत सारे मामलों में ऐसी योजनाएं आई जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। खैर, अब हालत यह है कि राज्यों का कर्ज जो है वो फट चुका है। 2017 में 41 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्जा था, जो अब 70 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। 7 से 8 साल में 70% कर्जा राज्यों का बढ़ गया, और यह सामान्य नहीं, बड़ा मसला है। यहां पर आप समझिए कि राज्यों का कर्जा बढ़ने से क्या होता है। राज्यों को कर्जा चुकाना है। कर्जा चुकाने के लिए टैक्स से कमाई होनी चाहिए। टैक्स की कमाई घट चुकी है तो वो पैसा कहां से लाएंगे? पैसा लाने के लिए और वो कर्ज चुकाने के लिए वो और कर्ज ले रहे हैं। राज्य कैसे कर्जा लेते हैं? बैंक में जाके फॉर्म नहीं भरते हैं, वो बॉन्ड रिलीज करते हैं, और बैंकों को कहा जाता है कि राज्यों के बॉन्ड खरीद लो। और राज्यों के बॉन्ड बैंक जब खरीदने लगते हैं तो खरीदते अब बैंकों की हालत ये हो गई है कि वो राज्यों को और ज्यादा कर्जा देने पर संकट में आने वाले हैं, और यहीं से आरबीआई की समस्या खड़ी हो गई है। अब राज्यों का कर्जा करीब करीब केंद्र सरकार के बराबर हो गया है। प्री जीएसटी जो दौर था 2017 से पहले का, उस वक्त राज्यों का जो स्प्रेड था वो 30 बेसिक पॉइंट के बराबर था। मतलब ऐसा समझिए कि 0.3%, और अब वो हो गया है करीब 60 से 80 बेसिस पॉइंट के बराबर, बल्कि 100 के बराबर हो गया। यानी 1% पूरा का पूरा जीएसटी के बाद में ये जो सरकारें, राज्य सरकारें कर्ज लेती हैं, उसके ऊपर बढ़ गया है। अब आप सोचिए, इसका सीधा असर बैंकिंग सिस्टम पे पड़ रहा है। 2018 से 24, ये जितने आंकड़े हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आंकड़े संसद में सरकार ने रखे हैं। ये सारे के सारे आंकड़े संसद में सरकार ने रखे हैं आर्थिक सर्वेक्षण के तौर पे। आप जरा एक तस्वीर देखिए कि जो कुल कर्जा देती हैं सरकारें, उस कर्जे में 6 से 7% इंडस्ट्रियल कर्जे की ग्रोथ हो रही है। यानी हर साल जो उद्योग वाले कर्जा लेते हैं वो 6 से 7% बढ़ रहा है। मतलब पहले 100 लिया था तो अब 107 लिया या 106 लिया। लेकिन सरकार का कर्जा 12 से 14% बढ़ रहा है। यानी इंडस्ट्री जितना कर्ज ले रही है उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से सरकार कर्ज ले रही है, और बैंक भी सरकार को कर्जा देके सोचते हैं कि भाई ये सेफ रहेगा, सरकार के पास है, डूबने वाला नहीं है। और कुल मिला के ये पूरी की पूरी कहानी ये बताती है कि हिंदुस्तान के बैंक भी अब तनाव में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि बैंक को अपना एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, एक अनुपात। किस चीज का अनुपात? उनको अनुपात मेंटेन करना पड़ता है, कर्ज और जमा का अनुपात। बैंकों के पास कुछ पैसा हमेशा रहना चाहिए कि अचानक लोग आ जाएं, भैया हमारे पैसे वापस करो,
जिन्होंने पैसे जमा किए हैं तो उनको वापस ना लौटाना पड़े। और बीच बीच में कई बार ऐसे मौके आए हैं कि बैंकों के पास ऐसी स्थिति थी कि अचानक कुछ आ जाए तो लौटाए ना जा सके पैसे। मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार इसके लिए नीति बदल रही है, क्योंकि उनके लिए बहुत चिंता का विषय है कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक एक पैनिक की सिचुएशन हो और सब लोग बैंकों से पैसे निकालने लगें, एक अफवाह फैले और कुछ हो और हमारे बैंक ठन ठन गोपाल हो जाएं या उनके पास पैसे ही ना हो और फेल हो जाएं। इस बात का डर भी चला आ रहा है। कुल मिला के पूरी राज्यों की शक्ति जीएसटी ने छीन ली। अब हम बैंकों के ऊपर उसका क्या असर पड़ा इसका सोचिए। 28 राज्यों का कर्ज बैंकों पे करीब 59.6 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले 10 सालों के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा 3.3% बढ़ोतरी है। यानी जितना कर्ज पिछले 10 साल में रहते थे उससे 3 गुना कर्ज राज्य ले रहे हैं। और ये पूरा जो हिंदुस्तान का कर्जा है सरकारी, उसका 23% है। अब राज्य सरकारों का कर्जा केंद्र सरकार के बराबर पहुंच गया। जब भी कोई कहे ना देश पे इतना कर्जा है तो उसको डबल कर लीजिएगा, राज्यों का भी जोड़ लीजिएगा। हाई और इसके कारण जब इतना ज्यादा कर्जा पहुंच गया है तो जो बोरिंग कॉस्ट होती है, कर्जा लेने की जो दर होती है, यानी आप जब कर्जा लोगे तो ब्याज देना पड़ता है, वो बढ़ गई है और लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब राज्यों को अब महंगा कर्ज मिल रहा है। और ऐसी हालत में जब राज्यों को महंगा कर्ज मिल रहा है, लेना पड़ रहा है, और वो मुसीबत की हालत में कर्ज ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको मजबूरी में कर्ज लेना पड़ रहा है। अब मजबूरी कौन सी? मजबूरी यह है कि आपको पेंशन देनी कर्मचारियों की, आपके पास पैसे नहीं है। आपको तनख्वाह देनी है, आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि आपकी आमदनी नहीं आ रही है। मान लीजिए घर का एक आदमी है, उसकी आमदनी नहीं हो रही है, किसी भी वजह से वो कमाता था, उसकी तनख्वाह कम हो गई, जीएसटी आ गया, ऐसे समझ लो। अब वो आदमी घर का खर्चा चलाने के लिए उसको नौकरों को भी तनख्वाह देनी है, निकाल नहीं देगा। या दुकानदार समझ लीजिए या फैक्ट्री वाला समझ लीजिए। अब उस आदमी के पास में पैसे नहीं है तो क्या कर रहा है? पैसे ले रहा है। तो ये पैनिक वाली बोरोइंग भी राज्य कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे बहुत ज्यादा बैंकों पर स्ट्रेस आ गया है। और इस स्ट्रेस के कारण अब आप इस समस्या को समझिए, जब राज्य सरकारें मजबूरी में लोन उठा रही हैं और उसके लिए बॉन्ड पे ज्यादा पैसा दे रही हैं लोगों को। जब आप किसी को बॉन्ड इश्यू करते हो तो कहते हो भैया इतना रुपया है, इतने रुपए में देंगे, लौटाओगे तो इतना वापस करेंगे। तो वो जो गैप होता है वो गैप बढ़ता जा रहा है। और जब वो गैप बढ़ रहा है तो ऐसी हालत में क्या होगा? बैंकों को लग रहा है कि भाई यहां से हमको ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो आरबीआई जब मौद्रिक नीति की घोषणा करती है और कहती है बेसिस पॉइंट इतना कम कर दिया, तब भी हमारा ब्याज कम नहीं होता है, क्योंकि बैंक कह रहे हैं कि भाई हमको ज्यादा ब्याज मिल रहा है सरकार से, तो अब इससे हम कैसे ब्याज कम कर दें। तो इस वजह से हम सब भी इसमें पढ़ते चले जाते हैं। मैं इसमें बहुत सारी चीजों में जाना नहीं चाह रहा हूं आंकड़ों में, क्योंकि वो बहुत बोझिल हो जाएंगे। लेकिन मार्च 26 तक बैंकों का कुल मिला के एनपीए 3% तक बढ़ सकता है, और ये हो सकता है कि वर्स्ट केस में 5.3% तक चला जाए। यानी बैंकों के पैसे डूबत खाता कह लें या कुछ कह लें, ऐसा पैसा जिसपे किस्तें विस्तें नहीं आ रही हैं, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से लोन टू डिपॉजिट रेशियो बैंकों का बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया। और क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ में अंतर बढ़ता चला जा रहा है। जो उधार है वो बैंक ज्यादा दे रहे हैं, जमा कम हो रहा है। क्यों जमा कम हो रहा है? क्योंकि यही सरकार लोगों से कह रही है कि बैंक में पैसा लगाओ, एसआईपी अच्छा है, निवेश अच्छा है, और आपका सारा पैसा उधर लगवा के उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उद्योगपति को पैसा दोगे तो वो फैक्ट्री खोलेंगे और फैक्ट्री खोल के ये करेंगे वो करेंगे, और हमको ही समझ में आ रहा है वो कोई खोल बोल रहे नहीं है, वो वही पैसा सट्टे जुए में घूम रहा है। और एक्चुअल ग्राउंड पे ना तो रोजगार आ रहा है ना कुछ आ रहा है। बहरहाल ये थोड़ा सा डिविएशन हो गया, लेकिन ये हालत जो है ये अपने आप में बता रही है कि किस तरह से राज्यों की उधारी बढ़ रही है। अब सोचिए ये सिचुएशन क्यों है। तो अगर आप देश के बाकी हिस्सों से तुलना करें, दुनिया में सब जगह पे ये एक देश एक टैक्स लेकर आए, इस टैक्स को बड़े अजीब तरीके से लाए हैं। पूरी दुनिया में जीएसटी है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। हमारे यहाँ पे जो जीएसटी की दरें हैं वो 70 से 80% चीजों में 18% की हैं। हमारे यहाँ जीएसटी 18% है, एवरेज मान लो तो मोटा मोटा। जो 5% 8% वाले स्लॉट हैं उनको छोड़ दो तो 18% मोटा मोटा पड़ता है।
जापान में ये 10% है, सिंगापुर में 9% है, ऑस्ट्रेलिया में 10% है, यूरोप में वैट ज़्यादा है लेकिन वहाँ इनकम बहुत है और सोशल सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। यूरोप में वो वैट ज़्यादा तो लेते हैं लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज विलाज सब देते हैं, इसलिए उनसे तुलना नहीं की जा सकती। तो आप समझिए कि 18% का जब टैक्स होगा तो निश्चित तौर पे टैक्स देने वाले कम हो जाएंगे। ये बड़ा सीधा सा नियम है। अगर किसी चीज पे ज्यादा टैक्स लगता है तो लोग टैक्स देना नहीं चाहते, टैक्स देने से बचना चाहते हैं। जीएसटी में इन्होंने जो टैक्स लाए और देख रहे हैं कि राज्यों का भला नहीं हो रहा है तो एक मोटी बुद्धि से उसकी रेट बढ़ाए जा रहे हैं, दरें बढ़ाए जा रहे हैं। जीएसटी की रेट बढ़ जाती है तो चुकाने वाले और ज्यादा टैक्स की चोरी करने लगते हैं। अब वो धीरे धीरे करके स्थिति आ गई। अब पिछले दिनों अचानक इन्होंने झट से कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के आदमी की जेब में पैसे ही नहीं बचे थे, उसके सारे पैसे उन्होंने लूट लिए थे टैक्स में। उसके बावजूद टैक्स कम पड़ रहा है, उसके बावजूद कर्जे लेने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदुस्तान में धन का प्रबंधन नेता लोग कितने घटिया तरीके से कर रहे हैं। अगर ऐसा प्रबंधन कोई आदमी कंपनी वाला करे, अंबानी करे, तो स्कैंडल हो जाएगा। ऐसे ऊट पटांग पैसे मोटे मोटे जहाजों में और अपने घर पे लोग खर्च कर लें कंपनी के पैसे से तो मामला कोर्ट पहुंच जाएगा। सरकारें अंधाधुंध ऐशो आराम कर रही हैं उस पैसे से और उसके बाद में कम पड़ता है और बढ़ा देती हैं। जरूरत नहीं है कर्जा ले लेके हाईवे बनाओ क्योंकि ठेकेदार कल्याण को योजना चलानी है। इसी तरह से बहुत सारा सब कुछ डेवलप कर दिया लेकिन जो आम आदमी उसकी जेब में पैसे गए नहीं। पैसे नहीं गए तो खपत घट गई और खपत घटती चली गई तो बाजार चलना बंद हो गया। उद्योगपतियों ने कहा हमारा माल नहीं बिक रहा है, सरकार कुछ तो करो। सरकार ने कहा ठीक है हम टैक्स कम कर देते हैं। टैक्स कम किया तो राज्य सरकार जो पहले से घाटे में चल रहे थे वो और घाटे में चले गए। तो अब ये जो सिचुएशन है कि बैंक भयंकर तनाव में है। एक दिन कोई राज्य सरकार फेल होगी और बैंकों का तनाव कई गुना बढ़ जाएगा और ये बढ़ता चला जा रहा है। ये सिचुएशन सब जगह है और खास तौर पे ऐसे राज्यों में है जो राज्य सरकार की तरफ से तंग किए जाते हैं। सरकार, केंद्र सरकार उनके टैक्स का हिस्सा देने में ड्रामेबाजी करती है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो या दूसरे राज्य, मध्य प्रदेश में भी है। तो ये पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो ये कहती है कि हिंदुस्तान में देश की सरकारें भयंकर कर्जे में हैं। 18% तक टैक्स पहुंच चुका है, इससे ज्यादा टैक्स बढ़ाया नहीं जा सकता। बैंकों से लोन ले लेके चुनाव जीतने के लिए अजीबोगरीब योजना चला रहे हैं। सारे राज्यों में अब ये योजनाएं शुरू हो गई हैं। जैसे कोई 10,000 बांट रहा है, कोई 20,000 बांट रहा है, कोई 5,000 बांट रहा है। लेकिन वो योजना तो चलाने के बाद भी टैक्स भारी होने के कारण सरकार के पास वापस पैसा नहीं आ रहा है। नॉर्मली ऐसी योजना चला के आप पैसा देते हो, बाजार में गतिविधि बढ़ती है तो टैक्स आता है, वापस आ जाता है। तो हर तरफ से अंधकार ही अंधकार है। टैक्स बढ़ा नहीं सकते हैं, कम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी राज्य फंसे हुए हैं, दुष्चक्र में फंस गए। लोन बढ़ता जा रहा है, ब्याज पे ब्याज, यानी राज्यों को और लोन लेना मजबूरी है क्योंकि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। और ये सिलसिला, ये स्थिति केंद्र की भी है, केंद्र की अपेक्षाकृत कम है। तो ऐसे में मामला गया है अटक। सरकार की आमदनी नहीं बढ़ रही है, कर्ज लेने की सीमा भी पूरी हो गई है और कर्ज भी नहीं ले सकता, और कर्ज देने वाला भी अगर देना चाहे तो उसका बैंड बच जाएगा, यानी बैंकों की हालत खराब हो जाएगी। तो ये देश की बेहद फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था की स्थिति है। एक ये सरकारी कर्ज होगा और बैंकों का, बैंकिंग सिस्टम का हाल आप इसी से समझ लीजिए कि मैंने गोल्ड लोन के बारे में आपको बताया था। लोगों ने गोल्ड लोन ले लिया और गोल्ड का रेट कम गिर गया तो जो लोन उनके पास गोल्ड जमा था उसकी कीमत कम हो गई और बैंक कह रहा भाई हमने तो, और हर 7वें आदमी ने गोल्ड लोन ले रखा है हिंदुस्तान में। अब बैंक कह रहा है कि भैया मैंने तुमको जो है वो लोन दिया था, तुमने जो सोना दिया उस वक्त उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, मैंने उस पर तुमको 90,000 लोन दे दिया, अब तो 80,000 का हो गया, 10,000 और लाओ। अब गोल्ड लोन ज़्यादातर लोग तो मजबूरी में गिरवी रख के आए थे, उनका और पैसे भी नहीं बैंकों को चुकाने के लिए। टेंशन उधर भी है और हर तरफ के टेंशन में बैंक भरे हुए हैं और हमारे आपके जैसों के पैसे जो है वो बैंक में जमा नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमको कहा गया है बैंकों में पैसे जमा करो, तुम तो यहाँ इन्वेस्ट करो, तुम तो वहाँ इन्वेस्ट करो। कुल मिला के अनाड़ी जब खाना बनाता है तो मिर्ची, चीनी वीनी सब डाल देता है और यही हुआ है भारत में। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ पर नीतियाँ बनाने के लिए एक्सपर्ट की राय को कोई अहमियत नहीं दी जाती है, उनका कोई महत्व नहीं है।
ताजा उदाहरण है। कौन सा वाला? जो जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा। यहां के रक्षा मंत्री को, विदेश मंत्री को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी दिमाग लगाने की मनाही है। एक ही आदमी का दिमाग लगता है। और उस आदमी ने कहा, कौन दिमाग लगा? बोले तू अपने आप समझ ले। चीन की सेना आ रही है, बढ़ती जा रही है। उस वक्त में वो पूछता है और ये होता है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि एक आदमी के दिमाग से क्या क्या नहीं हो रहा है। लॉकडाउन, घंटी बजाओ, दिए जलाओ से लेके, जीएसटी से लेके, नोटबंदी से लेके, सब कुछ हम झेल रहे हैं। लेकिन चुनाव के टाइम पे वो क्या चमत्कार होता है, यही तो सब पता लगा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।